इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, वजह भी बता दी आपको, डिस्प्लेसमेंट यही रह जाएगा 1/2a, उधर क्या बचेगा vf। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल, एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, और इसमें से मल्टीपल शॉर्ट और एमसीक्यूज बनते हैं, जिसका नाम है जी एनर्जी एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आगे बढ़े, जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं फौरन से पहले इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे इस चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक्स देखना चाहते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर्स थॉरोली देख लीजिए ताकि आपको चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। वर्क वाला पोर्शन सारा देख लीजिए। आज हम एनर्जी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले तो जान लीजिए एनर्जी क्या है। 9th क्लास में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी पर। एनर्जी की सैकड़ों टाइप्स आपने वहां तो गिनती की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, बहुत सारी टाइप्स हैं एनर्जी की जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले जान लीजिए एनर्जी है क्या। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप इस वक्त बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, जी हां, काम करने की, तो आप ये काम कर रहे हैं। उठकर आप किचन में जाएंगे, उठकर आप अपना होमवर्क करेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से एकेडमी जाएंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? इन सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए आप सबके पास एनर्जी है। लेकिन शाम को जब थके हारे पापा या आप स्कूल से एकेडमी से वापस घर आते हैं तो आप क्या कहते हो? मुझे कोई काम मत कहिएगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है, काम करने की अहलियत नहीं है, मैं अब काम करने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो चुका है। जैसे मोबाइल फोन से काम लेते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैटरी के अंदर एनर्जी कम होती जाएगी, फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। और आप और गाड़ियां और जहाज कैसे चार्ज होते हैं? आप अपनी मिसाल ले तो अब खाना खाकर, जी हाँ, खाना खाकर हम उनको अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, जी हाँ। इसी तरह फास्ट फूड्स लेकर, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स लेकर, गाड़ियां फ्यूल लेकर चार्ज होती हैं, एनर्जी उनसे लेते हैं। तो क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कोई बॉडी वर्क कर सकती है अगर, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। कोई बॉडी ज्यादा वर्क कर सकती है, इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। जो बॉडी थोड़ा वर्क कर सकती है, इसका मतलब उसके पास थोड़ी एनर्जी है, जी हाँ। द एबिलिटी, काबिलियत, अहलियत बॉडी की, किस चीज की? टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। ज्यादा काम करेगी ज्यादा एनर्जी, थोड़ा काम करेगी थोड़ा एनर्जी। अब एनर्जीज की एक बहुत सारी टाइप्स हैं। यहां जो हम एनर्जी डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। आगे चल के बहुत सी एनर्जीज आएंगी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लेकिन यहां हम जो एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। बॉडी के पास ये एनर्जी कब कब होती है, किस हालत में होती है, किस सिचुएशन में होती है? ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। जी प्यारे बच्चों, ये वो मोशन नहीं है जो हमें लग जाए तो अल्लाह माफ करे हमें इधर भागना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ये वो वाले मोशन नहीं है। ये भी अपने ज़हन में रखिए। मोशन यहां मुराद हरकत, एक ऐसी एनर्जी जो बॉडीज के पास उनकी हरकत की वजह से, जैसे परिंदे कंटिन्यूसली हरकत कर रहे हैं, जैसे गाड़ियां मुसलसल रोड पर मूव कर रही हैं, एयर के मालिक मुसलसल मोशन में हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो किसी बॉडी के पास कब नजर आएगी? जब वो मोशन कर रही हो, हरकत कर रही हो। मैं मोशन कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है, इसी वजह से मैं मोशन कर पा रहा हूं। और दूसरी वजह, दूसरी रीजन पोजीशन। पोजीशन से क्या मुराद? अभी इस वक्त ये मार्कर मेरे हाथ में जमीन से हाइट पर है, जी हाँ, इसके पास पोजीशन है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई चीज फर्श पर जमीन पर पड़ी, उसके पास नो पोजीशन, नो हाइट, इसका मतलब उसके पास मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप गुलेल को खींचे, किसी स्प्रिंग को खींचे, किसी मैट्रेस को, किसी रबड़ को खींचे, किसी स्केल को खींच के दोस्त को मारे, तो उन सब के पास भी पोजीशन आ जाती है। और जिन जिन चीजों के पास हरकत हो, मोशन हो,
हरकत कर रही हो बॉडी या पोजीशन हो अपनी जगह से, तो इन सब रीजंस की वजह से, इन दो रीजंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। याद रहेगा, मुझे पता है आपको। अब मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप हैं, ऑफ कोर्स मोशन और पोजीशन है। तो प्यारे बच्चों, एक टाइप मैकेनिकल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है सर जी? ये ऑफ कोर्स मोशन की वजह से है मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि जो बॉडी मोशन कर रही होगी है तो मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन इस टाइप का नाम आगे क्या दे दिया? काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, हरकत की वजह से। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जब हम टिक के नहीं बैठते तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि फॉर्म है किसकी? मैकेनिकल एनर्जी। एक दरख्त है, उसकी दो शाखें हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ठीक है, याद रहेगा, एक दरख्त की तरह है मैकेनिकल एनर्जी, इसकी दो आगे शाखें निकली हैं, जिनमें से एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। एक ही दरख्त की दो शाखें। और इसका फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, इसकी मुकम्मल डेरिवेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये कैसे आता है? हाफ mv²। यहां m क्या है? बॉडी का मैस, गाड़ी का मैस, जहाज का मैस, जो भी चीज मोशन कर रही है उसका मैस, और v उसकी वेलोसिटी, हरकत कितनी तेजी से कर रही है, कितना फास्टली मूव कर रही है, v²। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। हाफ mv², ये है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। जिस भी बॉडी के पास m मैस होगा, वेलोसिटी v होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन होगा। दूसरा जी, पोजीशन का जिक्र हुआ था, तो प्यारे बच्चों, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट और पोजीशन। हाइट एंड पोजीशन भी कह सकते हैं, हाइट या पोजीशन भी कह सकते हैं। और इसका फार्मूला 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 के अंदर पूरा ड्राइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। प्यारे बच्चों, यहां दो लफ्ज मैंने यूज किया, हाइट या पोजीशन। इनमें क्या फर्क है? तो जान लीजिए। ये व्हाइट बोर्ड इस वक्त जमीन से हाइट पर है, तो इसके पास हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी है? इसे छोड़ेंगे तो यहां नहीं रुकेगा, फौरन से पहले खुदा ना खास्ता इसके नीचे होगा कोई तो उसे नुकसान पहुंचा देगा। खुद अपने वजन की वजह से ये खुद को नुकसान पहुंचाएगा, टूट सकता है। इसी तरह ये मार्कर हाइट पर है, इसके पास काम करने की सलाहियत है, इस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सर हाइट हो गई, किताब आपकी टेबल पर पड़ी है, जमीन से हाइट पर है। आप कुर्सी पर बैठे हो, जमीन से हाइट पर हैं आप। पंखा ऊपर लगा हुआ है, हाइट पर है। जी हाँ, तो ये मान लेते हैं जी हाइट की वजह से पोटेंशियल है। पोजीशन का जिक्र यहां आया। सर जी पोजीशन समझाइए। पोजीशन से मुराद आपने गौर किया होगा, आपके हाथ में स्केल है। बच्चों, अक्सर हम लोग करते हैं स्कूल में, हम छेड़खानी एक दूसरे दोस्तों को करनी हो तो स्केल पड़ा हो, ऐसे खींच के दोस्त को मारे होते हैं। तो क्या करते हैं? स्केल को अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और अगले की कमर में मार रहे होते हैं। दोस्त है, बर्दाश्त कर लेता बेचारा। आप भी तो करते हैं कई दफा ऐसे। प्यारे बच्चों, जब आप सोफा पर बैठते हैं, सोफा के अंदर क्या है? स्प्रिंग। सोफे पे जब बैठते हैं आप तो सोफे के स्प्रिंग प्रेस हो जाते हैं। उनसे पूछिए बेचारे कितनी मुश्किल से आपको बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी पोजीशन। उनके पास पोजीशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उठेंगे सोफे के स्प्रिंग दोबारा से स्प्रिंग को वापस ले आएंगे। इसी तरह से आपने कैटापुल्ट देखिए, गुलेल को खींचते हैं, रबड़ को खींचते हैं। अपनी पोजीशन से जिन चीजों को डिस्टर्ब करेंगे उनके पास भी कौन सी एनर्जी आएगी? गर्ल्स क्या करती है नॉर्मली? अपनी पोनी के साथ, हेयर बैंड के साथ एक दूसरी फ्रेंड्स को मारी होती है, या छोटे घर में छोटे बहन भाई आपियों की वो लेकर, हेयर बैंड लेकर, और वो जो पहनते हैं बैंड्स वगैरह, उनसे एक दूसरे को खींच कर मार रहे होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, ड्यू टू हाइट एंड पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है, तो आगे और भी किस्म की, लेकिन हम यहां दो किस्म की पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। आगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी आनी है, लेकिन यहां हम पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। वो क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को समझाया था। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड वाला लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें हमने वर्क कैलकुलेट किया ग्रेविटेशन फील्ड में क्या आता है। तो प्यारे बच्चों, यही रिजल्ट आता था, mgh। तो प्यार, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड हो, चांद की हो, किसी भी और प्लेनेट की हो, सो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर किसी बॉडी के पास हाइट होगी ना, हाइट होगी, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर जी इसकी क्या मिसाल? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मार्कर को मैंने हाइट पर मूव करवाया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी का नाम हम क्या देंगे?
क्या नाम देंगे हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे डैम्स के अंदर जो पानी होता है, बड़े बड़े पानी से भरे हुए डैम्स जो होते हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, उनके पास भी, उस पानी के पास भी जो स्टोरेज है, जो पानी स्टोर किया गया डैम में, उसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर आगे से स्पिलवेज, उनके दरवाजे डैम्स के खोले जाते हैं, पानी इतनी हाइट से गिरता है, टर्बाइंस चलती हैं, जनरेटर्स चलते हैं और बिजली पैदा होती है। जी हाँ, इसमें एक चीज क्लियर करना जरूरी है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पर होती है? ये तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जहां मर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हो। यानी आपने पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी रेफरेंस से मालूम करनी होती है। सर इसका क्या मतलब? मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग अपनी हाइट जब मेजर करते हो तो कैसे करते हो? जब भी हमें हाइट मेजर करनी हो, चाहे फर्श पर खड़े हैं, चाहे पहले फ्लोर पर हैं, चाहे दूसरे फ्लोर पर हैं, हाइट मेजर करने के लिए आपके पास फीता होना चाहिए। फीते का एक सिरा आप अपने पांव के नीचे रखोगे, दूसरा यहां रखोगे और कहोगे पांव के नीचे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जहां से आप स्टार्ट करो वहां पर हाइट जीरो है। रेफरेंस 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 रेफरेंस, हमेशा अपनी हाइट को कंपेयर करोगे जीरो के साथ, जीरो से कंपेयर करके। ऐसे ही बेटे पोटेंशियल एनर्जी बॉडीज की मेजर की जाती है। दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड रिलेटिव टू आर्बिट्रेरी पोजीशन। आर्बिट्रेरी कहते हैं किसी भी जगह से आप इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी ने चीज फर्स्ट फ्लोर से पकड़ाई है तो आपके लिए फर्स्ट फ्लोर पर पोटेंशियल एनर्जी, आप कहेंगे मुझे तो यहां वर्क नहीं करना पड़ा, मेरे लिए यहां से पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आप वहां से स्टार्ट हो जाओगे काम करना, यानी आप यहां से स्टार्ट करोगे, वहां उस पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो लोगे। और नॉर्मली सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के सरफेस पर इसकी वैल्यू जीरो ली जाती है। यहां से जब हम उठते हैं चीजों को लेकर तो जमीन पर हम कहते हैं क्योंकि हाइट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब भी चीज सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है। और फिर यहां लिखा हुआ है कि इसकी पोजीशन, इसकी वैल्यू जीरो हम पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, किसी ने ये चीज चौथे फ्लोर पर मेरे हैंड ओवर की तो मैं कहूंगा मेरे लिए जो भाई यहां से स्टार्ट है तो मैं वहां से जीरो समझूंगा और वहां से वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। आर्बिट्रेरी पोजीशन है इसकी जीरो वैल्यू की। जीरो वैल्यू आप अपनी चॉइस से ले सकते हो जहां से आपने स्टार्ट करना है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों? स्प्रिंग की मिसाल ले लीजिए। स्प्रिंग को जब हम खींचते और दबाते हैं, स्प्रिंग के पास, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 के आखिरी टॉपिक हुक्स लॉ और उसके अलावा यंग्स मॉडुलस, और आपने इलास्टिसिटी पढ़ा था। क्या था उसमें? जितनी भी इलास्टिक बॉडीज हैं, चाहे वो आपका लकड़ी का या जो स्टील का स्केल हो, चाहे वो रबर पोनी हो, चाहे वो आपका सोफा हो, सोफे के अंदर स्प्रिंग लगा हो, जी हाँ, इन सारी बॉडीज को इलास्टिक, रबर है ऑफ कोर्स, इलास्टिक बॉडीज कहा जाता है जिनमें लचक है। तो इलास्टिक बॉडीज को जब कंप्रेस किया जाए, लाइक स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को खींचो, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसको दबाने पर छोड़ोगे तो वापस आएगा, खींचने पर छोड़ोगे वापस आएगा। कौन सी एनर्जी है जो उसे वापस लेके आ रही है? कौन सी एनर्जी है जो उसे वापस लेके आ रही है? उस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज क्लियर होगी, जितनी इलास्टिक बॉडीज हैं, जैसे आपके घर में चेयर होगी, अक्सर हम उसे बेंड करते हैं, छोड़ते हैं, चेयर वापस आ जाती है। प्लास्टिक के बर्तन हैं, उन्हें दबा के छोड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। जिन बॉडीज में लचक है उनके पास जो एनर्जी, उसका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। कंप्रेस करने पर या स्ट्रेच करने पर उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। एच की बजाय वहां पर एक्स यूज होगा, mgx, क्योंकि पोजीशन को एक्स से जाहिर किया जाता है। पोजीशन आगे या पीछे, स्ट्रेच या कंप्रेस, तो एक्स से, तो mgx होगा। मेन टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इतने ज्यादा चांसेस तो नहीं है इसके लॉन्ग आने के, लेकिन एज अ लॉन्ग आप अटेम्प्ट करेंगे। सारी डेरिवेशन मैं आपको करवाता हूं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पहले समझ लीजिए है क्या। जब भी किसी बॉडी पर वर्क करेंगे वो क्या करेगा? दैट विल चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब आप किसी बॉडी पर वर्क करें, जब किसी बॉडी पर वर्क करें तो आप उसकी क्या चीज चेंज कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हो। सर जी ये कैसे मुमकिन है? आइए मैं बताता हूं। जब भी किसी बॉडी पर वर्क करें, आप इस वक्त कमरे में बैठे हैं, सामने है पड़ी चेयर, इस वक्त रेस्ट की हालत में, उठिए और इस चेयर को घसीटिए, वर्क करिए। जब आप इस पर वर्क करेंगे आप देखेंगे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि ये चेयर रेस्ट में थी। जी हां, करके देख लीजिए। जब आपने इसके ऊपर वर्क किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट पैदा किया, तो बताइए क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई? क्या ये मोशन में आई कि नहीं आई? ऑफ कोर्स सर आई है। इसका मतलब जब भी किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आता है। वर्क जाया नहीं हो जाता, वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आता है। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सिचुएशन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर जब आप सिचुएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है और नॉर्मली मैं बॉडी कार ले लेता हूं, गाड़ी, आप लफ्ज बॉडी यूज करोगे। ये आपके पास एक कार है जिसका मैस है m, 1000 kg 2000 kg। आपको वैल्यू लिखने की, मिकदार लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिखोगे इन जनरल मैस इसका है m। ये क्या है? ये गाड़ी चल रही है, साथ में आप बैठे हैं, पापा बैठे हैं, जो भी पिताजी, जो भी आपके साथ में ड्राइवर अंकल जा रहे हो भाई। आपकी गाड़ी की वेलोसिटी है vi, 30 की रफ्तार से 40 की रफ्तार से मस्त रफ्तार में जा रहे हो, मजे से जा रहे हो। फिर क्या हुआ? फोर्स लगाई, आपने कहा अंकल तेज चलाइए, बाबा तेज चलाइए, स्कूल से लेट हो रहे हैं। क्या लगी यहां पर? फोर्स, यानी इसका मैस है m, वेलोसिटी कितनी से जा रहे हैं? vi, 30 40 50 मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, वेलोसिटी है vi। फोर्स लगाई, कहां फोर्स लगाई होगी? रेस पर, रेस पर पांव रखा। जैसे ही रेस पर पांव रखा, आप लोग जानते हैं क्या होगा? फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होकर कुछ दूर जाकर वेलोसिटी 40 से जा रहे थे 60 70 पर चलेगी। आप बड़े खुश हो गए, वेलोसिटी बढ़ गई, मीटर पर नजर आ रहा है। जी हां, फोर्स लगने से वेलोसिटी vi से कहां पहुंच गई? vf पर। और आप सबको पता है फोर्स के नतीजे में क्या पैदा होता है? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी यहां से यहां शिफ्ट हो गई और गाड़ी के मीटर पर जहां 40 नजर आ रहा था अब 70 नजर आ रहा है। 40 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, 70 इसकी, 80 इसकी फाइनल वेलोसिटी। इन दो सिचुएशंस को नोट किया। आगे भी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बस मैंने यहां से लेके यहां तक इसे नोट किया और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहां जो आपने वर्क किया है वो क्या वाकई एनर्जी के अंदर चेंज लेके आया कि नहीं आया। कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखेंगे वर्डिंग्स के अंदर? Let us consider a body of mass m। फर्स्ट कर लें आपके पास बॉडी क्या है जिसका मैस m है, मूविंग विद वेलोसिटी vi। A force is applied in the body। बॉडी पर क्या अप्लाई हुई? फोर्स। बॉडी कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट d, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट d, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। डिस्प्लेसमेंट d कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी vf हो गई। आइए कैलकुलेट करते हैं आपके किए गए वर्क ने, जो आपने उस रेस के ऊपर पांव रखने में वर्क किया था। ऑफ कोर्स वर्क किया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, उस वर्क ने वाकई इसकी एनर्जी चेंज की है या नहीं की, कैलकुलेशन करते हैं। मुझे ये बताइए, यहां पर एक और चीज बताना जरूरी है कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो, सब बच्चे जानते हैं वेलोसिटी में चेंज आना इस चीज का सबूत है कि यहां पर एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। क्या नहीं जानते आप लोग? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम हो, इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, तो जरूर यहां एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें vi आता हो, vf आता हो, डिस्प्लेसमेंट आता हो और आपके पास एक्सेलरेशन आता हो? टाइम वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी, क्योंकि टाइम हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं है, वक्त नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम आता है, रिजेक्ट कर दो, वो इक्वेशन यूज नहीं हो सकती यहां पर। सेकंड इक्वेशन में s = vi टाइम आता है, यहां नहीं लग सकती। थर्ड इक्वेशन ही क्यों? क्योंकि उसके अंदर टाइम का जिक्र नहीं है। हमने वो इक्वेशन यूज करनी जिसमें टाइम मेंशन ना हो। सो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? सबको पता है, अकॉर्डिंग टू, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वजह मैंने बता दी क्यों थर्ड यूज कर रहा हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम से बचने के लिए, टाइम मेंशन नहीं है, क्या है? 2as = vf² फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। 9th क्लास में चैप्टर 2 में इनकी डेरिवेशन की हुई है। अब मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे जाहिर कर रहे हैं? डी के साथ। सारी कीमतें मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर पुट नहीं करना। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर जी वेक्टर क्यों नहीं लिखा? वेलोसिटी वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, आपने मैग्नीट्यूड लिखनी है, तो मैग्नीट्यूड लिखते हुए हमें इन्हें वेक्टर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ए की जगह ए, एस की जगह डी, और यहां बन गया vf² - vi²। जी प्यारे बच्चों, मुझे चाहिए यहां से डिस्प्लेसमेंट। आप पूछेंगे क्यों? बच्चों जो अब मुझे बताइए, जो वर्क का फार्मूला वो क्या है? वर्क डन ही बता रहा हूं ना यहाँ कैलकुलेट। वर्क का फार्मूला है F.D। यहां से मुझे D चाहिए, न्यूटन के सेकंड लॉ से मुझे F चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, वर्क आ जाएगा। और मुझे पता चलाना है एक साइड पे वर्क, दूसरी साइड पे कौन सी एनर्जी आती है, आपके सामने आएगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, वजह भी बता दी आपको। डिस्प्लेसमेंट यही रह जाएगा 1/2a, उधर क्या बचेगा? vf² - vi²। मैं कोशिश करता हूं जितने सवालात आपके जहन में आए आपको उनके आंसर मिलते जाएं कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग, व्हाई वी आर मेकिंग एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हैं? ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। बुक वाली इक्वेशंस के नाम नहीं देंगे 4.8, 4.9, अब फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। दूसरी तरफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ,
क्या यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ फिट बैठता है? यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पैदा हुआ है, यहाँ क्या लगी है, फोर्स, और फोर्स के नतीजे में क्या पैदा हुआ है, एक्सेलरेशन। और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और कंप्लीट रिजल्ट न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू m में। तो यहाँ फिट बैठता है, सो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी, न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या है, F इज इक्वल टू ma। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करूं अब, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, राइट साइड से मल्टीप्लाई करिए। सो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 लिख लीजिए साथ में, इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट साइड से, तो F डॉट डी, और राइट साइड पर क्या आएगा, पहले ये सारा पहले एक्सप्रेशन लिख लो, VF स्क्वायर VI स्क्वायर और साथ में MA, ए से कट गया और ये एक्सप्रेशन बन गया 1/2, इधर क्या आ गया 1/2, और साथ में ए काटना था, M काट दिया, क्या हो गया, साथ में क्या आ गया M, अंदर बचा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसको ओपन करें, आप सबको पता है 1/2m इसके साथ भी, 1/2m इसके साथ भी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है वैल्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ M VF स्क्वायर हाफ M VI स्क्वायर। और लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है, F डॉट डी, और मुझे बताइए F डॉट डी किसके बराबर है, वर्क। जी हाँ, ये क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ M VF स्क्वायर हाफ M VI स्क्वायर। यहां लिख देता हूं और इस एक्सप्रेशन को पढ़ देता हूं। क्या मतलब है, लेफ्ट साइड पर आ गया वर्क डन, F डॉट वर्क डन ऑन अ बॉडी किसके बराबर आ गया, वर्क डन ऑन अ बॉडी, F डॉट डी किसके बराबर आ गया, हाफ M VF स्क्वायर हाफ M VI स्क्वायर। क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन, क्या बता रहा है कि जब भी किसी बॉडी पर वर्क करोगे, जब भी किसी बॉडी पर वर्क परफॉर्म होगा, फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जरूर आएगा। सर जी ये कैसे, ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल M VF स्क्वायर हाफ M VF स्क्वायर, यहां इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी चेंज तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, और यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ M VI स्क्वायर। तो क्या है, दरमियान में माइनस साइन आए तो उसे क्या पढ़ते हैं, चेंज। तो क्या किया, जब भी किसी बॉडी पर हम वर्क करेंगे, गाड़ी हो, जहाज हो, चेयर हो, सोफा हो, आप खुद हो, आप काम ना कर रहे हो, घर में स्लो काम कर रहे हो, मामा आप पर वर्क अगर करेंगी झाड़ू से, चांटे से, अक्सर घरों में होता है, मेरे साथ होता था, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूं, तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है कि नहीं होती, ऑफ कोर्स होगी। एक थप्पड़ पड़ने की देर है, जूता दिखने की देर है, आप देखिएगा वर्क होने से आपकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आता है, हाफ M VF स्क्वायर माइनस हाफ M VI स्क्वायर। ये है हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जब भी आप किसी बॉडी पर वर्क करोगे, वर्क होता ही कब है, जब फोर्स के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो। डिस्प्लेसमेंट पैदा होता नजर आ रहा है तो वर्क है, और जब डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है फोर्स के नतीजे में, तो ऑफ कोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। पहले थोड़ी थी तो ज्यादा हो रही है, पहले ज्यादा थी तो थोड़ी हो रही है, ये आप लोग जानते हैं। वर्क डन से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर वर्क होगा वो कैसे, ये देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब वर्क करेंगे तो किस में चेंज आएगा, अगर ग्रेविटेशन फील्ड में रहते हुए वर्क करेंगे, ये वर्क कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। पहले थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी थी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर वर्क किया जाए तो उसके नतीजे में वर्टिकली वर्क किया जाए, अपवर्ड डाउनवर्ड वर्क किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। और जमीन पर रहते हुए दाएं बाएं आगे पीछे, लेफ्ट राइट, साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट मूव किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। और इसी तरह इलास्टिक बॉडी पर अगर वर्क किया जाए, किसी बॉडी को खींचा जाए, दबाया जाए, स्प्रिंग को खींचा जाए, स्प्रिंग को दबाया जाए, लचकदार बॉडी को खींचा जाए, दबाया जाए, वहां जो वर्क होगा वो कौन सी एनर्जी चेंज करेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए, ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ऊपर नीचे लेके आने में, जबकि अगर इलास्टिक बॉडीज को खींचा या दबाया जाएगा तो उनमें कौन सा चेंज आएगा, उसमें अगर वर्क करोगे तो कौन सा चेंज आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर वर्क किया जाएगा तो कौन सी एनर्जी में चेंज आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जिक्र ये हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर
इलास्टिक बॉडीज में अगर किया जाएगा, अगर आप लचकदार बॉडीज पर वर्क करोगे, इलास्टिक बॉडीज जिनका जिक्र पीछे हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक बॉडीज पर अगर आप वर्क करोगे उससे क्या आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल। ये है जी आज के हमारे टॉपिक का रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, काइनेटिक क्या है, पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्या रिजल्ट इसका बोलता है, और आखिर पर भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये था आज का लेक्चर हमारा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। स्टे ट्यून्ड। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें। हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।